कॉमन एसटीआई जो आपको पता होने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी एसटीआईज हैं जो जनरली एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उसमें कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट फिर भी चलो कोशिश करते हैं समझने के लिए कुछ कुछ कॉमन एसटीआईज को वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं गोनोरिया की। गोनोरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जनरली जो प्रेजेंट करता है अगर सिम्टम्स हैं तो यूजुअली एक डिस्चार्ज, यूरिथ्रल डिस्चार्ज, यूजुअली पस जैसा डिस्चार्ज होता है, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, जिस तरह से ये प्रेजेंट करता है। दूसरा, ये गोनोरिया कहाँ कहाँ पर मिल जाता है, यूरिन का पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। साथ में डिपेंडिंग ऑन द रिस्क आप रेक्टल स्वैब भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क अगेन आप ओरल स्वैब भी ले सकते हैं। तो ओरल स्वैब में यूजुअली हम पीसीआर टेस्टिंग करते हैं गोनोरिया के लिए। ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल, एंटीबायोटिक इसकी चॉइस की होती है, उसको देंगे, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एक एसटीआई जो है क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जनरली दोबारा यूरिथ्रल सिम्टम्स, डिस्चार्ज, अनयूजुअल डिस्चार्ज की तरह ये प्रेजेंट करता है। इसका जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग यूजुअली क्लेमाइडिया की हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक तो हम आईजीजी एंटीबॉडीज टेस्ट कर सकते हैं, साथ में ये दे सकते हैं सिम्टम्स है या नहीं, उस हिसाब से फिर उसको ट्रीट किया जाता है। उसके साथ में ही हम पीसीआर टेस्टिंग भी कर सकते हैं फ्रॉम द साइट्स वेर एवर द रिस्क इज इन्वॉल्व। You can take a sample from oral mucosa, you can take a sample from rectal mucosa also. तो rectal या oral swab लेके आप उसके PCR टेस्टिंग के लिए उसको भेज सकते हैं। The funny or the smart thing is there are many patients which I have seen कि उनका यूरिन पीसीआर जब हम टेस्टिंग करते हैं वो नेगेटिव आता है, और कई बार जब हम ओरल म्यूकोसा या रेक्टल म्यूकोसा को चेक करते हैं उस वक्त वहाँ पर हमारे को पीसीआर टेस्टिंग पॉजिटिव मिलती है। सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द डिजीज लिटिल अर्ली। थर्ड एसटीआई इज सिफिलिस। सिफिलिस ट्रेपनोमा पैलिडियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये इन्फेक्शन होता है। अलग अलग स्टेजेस में होता है, अर्ली, लेटेंट एंड सेकेंडरी सिफिलिस। जनरली जो प्रेजेंट करता है वो पेनाइल अल्सर या विजाइनल या किसी भी जगह पे अल्सर होगा, पेनलेस अल्सर होता है, साथ में रैशेज होते हैं, टिपिकल रैशेज होते हैं, और कुछ कुछ केसेस में न्यूरोसिफिलिस अगर या ऑकुलर सिफिलिस होगा तो उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और सेक्शुअल रूट से ट्रांसमिट होता है, बट इट कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड थ्रू ओरल रूट ऑल्सो। इनफैक्ट जो इससे पहले वाले जो हमने बात की गोनोरिया, क्लेमाइडिया, वो भी ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। Lastly, the treatment of choice is syphilis की, that is very easy. We can give antibiotic of choice and it can be easily managed. The good part about syphilis is it can be managed easily, and then the tough part is कि आपको बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक इसका फॉलोअप करना पड़ता है ये देखने के लिए कि वो टाइटर गायब हुआ या नहीं हुआ, और साथ में TPHA लाइफ लॉन्ग आपके बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फोर्थ STI विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज HPV और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यूजुअली 6 अंगों में रहता है शरीर के, मुंह में, थ्रोट में, एनल एरिया में, पेनाइल एरिया में, वल्वा में और वजाइना में। सो इसका मतलब है जिस जिस एरिया की बात हो रही है उस रूट से वो ट्रांसमिट होता है। यूजुअली जो प्रेजेंट करता है ये छोटे छोटे वॉट्स हो सकते हैं, टिपिकली कॉलीफ्लावर वॉट्स बोलते हैं इनको, कहीं पर भी हो सकते हैं, टिपिकली जेनाइटल एरिया में ज़्यादा देखे गए हैं, फेस पर भी हमने देखे हैं कुछ लोगों के होते हुए। सो करना क्या है, जिसको वॉट्स बन गए उसको आप कॉटराइज कर सकते हैं, उनको भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। सो मार्केट में अभी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, आप उसको लीजिए ताकि आप खुद को प्रिवेंट कराइए। खास करके जो मल्टीपल रिस्क पार्टनर्स अगर किसी के हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। और अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम में 9 से 14 साल की एज से ही HPV का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। एंड इन एनी अदर केस कभी कभी कुछ लोगों में हम जिसको ज़्यादा रिस्क है या अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर है उस केस में कैंसर को भी स्क्रीन किया जाता है। फिर एक STI होती है जिसको हर्पिस बोलते हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स क्या होता है, 2 तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, एक ओरल म्यूकोसा में, यूजुअली ओरल एरिया में, और दूसरा होता है जेनिटल एरिया में। जो ओरल वाला है वो टिपिकली HSV-1 होता है और दूसरा HSV-2 होता है। टिपिकली ब्लिस्टर्स पेनफुल होते हैं, थोड़ा सा इरिटेशन रहेगी, आने से पहले पता चलता है, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं, पेनफुल होते हैं। डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस करनी है उस ब्लिस्टर का PCR सैंपल भेज दीजिए, अदरवाइज़ आप IgG टेस्टिंग करते हैं। अब एक बार हर्पिस हो गया वो ज़िंदगी भर रहेगा, और उसके ट्रिगर्स होते हैं कुछ कुछ, तो अगर नींद पूरी ना होना, कुछ इम्यूनिटी का कम होना, या इस तरह के बड़े सारे ट्रिगर होते हैं। तो अगर वो ट्रिगर आएंगे तो आपको वो रिकरेंस ज़्यादा हो सकता है आपके आउटब्रेक्स का।
अगर आउटब्रेक कम हो रहे हैं उस केस में हम एपिसोडिक ट्रीटमेंट देते हैं, अगर आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उस केस में हम सप्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं। और दूसरा, समझने के लिए इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, तो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। कुछ अनकॉमन भी एसटीआईज होते हैं जिसमें हमने देखा है कि लिम्फ नोड स्वोलन हो जाते हैं, अल्सर्स भी बनते हैं, और खास करके ये क्लेमाइडिया का ही रूप होता है, एलजीवी करके एक टाइप का होता है। दूसरा माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा, दीज आर ऑल अनकॉमन एसटीआईज जिसकी वजह से भी कुछ कुछ हमने सिम्टम्स होते हुए देखे। किसिंग डिजीज या एप्स्टीन बार वायरस, ये एक बीमारी है जो क्या होता है, यूजुअली ओरल सेक्स या किसिंग के थ्रू ट्रांसमिट होती है। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो वायरस है ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू द सलाइवा और थ्रू कई बार यूटेंसिल्स या कुछ टूथब्रश वगैरह को यूज करें, अगर शेयर करें, उससे भी ये डिजीज़ फैलती है। किसिंग डिजीज़ इसीलिए बोला जाता है, जनरली किस करने के बाद कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों में फीवर होना, रैश होना या सोलन लिम्फ नोड्स वगैरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। दीज आर वेरी टिपिकल सिम्टम्स, टिपिकली हैपन्स आफ्टर किसिंग समबडी, और इसीलिए इसको किसिंग डिजीज़ का नाम भी दिया गया है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू आल्सो रिमेंबर इज कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती है और जनरली बहुत केसेस में सेल्फ लिमिटिंग भी होती है। बट इन एनी केस अगर ये है तो आपको ये याद रखना है कि आपको बाकी सारे एसटीआई भी स्क्रीन करने हैं और अपने डॉक्टर से बात करनी है। लास्टली टू फिनिश, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोलस्कम कंटेजियोसम। ये भी एक तरह का एसटीआई है, ये भी एक अम्ब्लिकेटेड लीजन्स करके बनती है। इसमें अम्ब्लिकेटेड लीजन्स, तो जनरली इसको इसके साथ में एचआईवी की टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए, बिकॉज एचआईवी का एसोसिएशन लगभग 20% केसेस में देखा गया है। ट्रीटमेंट के लिए इसकी डीकैपिंग की जाती है जनरली, और रेगुलर एसटीआई स्क्रीनिंग और बाकी एचआईवी का टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। सो अगेन एज आई रिपीट कि सिम्टम्स बड़े मुश्किल हैं, बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं और ट्रीटमेंट इज़ ईजी, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर एसटीआई स्क्रीनिंग कराते हैं तो इट्स ईजी फॉर यू और फॉर अ डॉक्टर टू पिक द डिजीज एंड ट्रीट एफिशिएंटली।